हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 था, जहां पर हम लोगों ने सीखा सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो उस मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक कंसेप्ट्स को हम लोगों ने वहां पर सीखा। काफ़ी कुछ हम लोगों को उस चैप्टर के अंदर जानने को मिला था। जो आज का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, कि भी राष्ट्रीय आय क्या होती है और कुछ उसके आसपास के कंसेप्ट्स क्या हैं, वो हम लोगों को जानने को मिलेंगे आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो सबसे बच्चों देखो, नेशनल इनकम, ये दो वर्ड्स हैं, नेशनल और इनकम। नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, इनकम का मतलब आय। एक परिवार की भी एक इनकम होती है, मंथली इनकम, एनुअल इनकम, 5 ईयर इनकम, जो भी टाइम पीरियड हो उसके हिसाब से इनकम काउंट की जाती है। ठीक है, ऐसे ही एक देश की भी इनकम होती है। और ये सब कैलकुलेट क्यों की जाती है, हम ये कंसेप्ट पढ़ क्यों रहे हैं, ये सब हम लोग ये कंसेप्ट सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं बच्चे, क्योंकि जैसे हम लोग अपने परिवार की एक साल की इनकम निकालते हैं, खर्चे निकालते हैं, महीने के खर्चे, महीने की इनकम निकालते हैं, कितना हम लोगों ने कमाया, कितना हम लोगों ने खर्च किया। ठीक है, ऐसे ही एक देश के लिए भी कि एक साल में पूरे देश ने कितना कमाया, कितना खर्च किया, क्या हम फायदे में हैं, क्या हम नुकसान में हैं, सब कुछ चेक करता है बच्चे। यहाँ पर हमारे जो पेरेंट्स हैं, परिवार के जो हेड हैं, वो चेक करते हैं। और नेशनल इनकम के लिए एक नेशनल लेवल पर जो गवर्नमेंट है वो ये सब काम करती है बच्चे। ठीक है, तो ये था कुछ इसका ओवरव्यू सा। और याद रखना, ये चैप्टर जो चैप्टर नंबर 3 है, ये जो हमारे पास नेशनल इनकम काउंटिंग होगी उसका बेसिक चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पर पूरा बेस डिस्कस किया जाएगा, पर जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स आएंगे वो नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर पे बहुत ध्यान देना बच्चों। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम का कंसेप्ट क्या होता है। कहता है नेशनल इनकम इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि ये वो टोटल अमाउंट है किस चीज का, गुड्स और सर्विसेज का। कौन सी गुड्स और सर्विसेज का, जो एक देश के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूस की गई हैं। एक देश के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में, या फिर गिवन टाइम पीरियड में। ठीक है, कि इस टाइम पीरियड में वो प्रोड्यूस की गई हैं, उन सब के सम टोटल को हम लोग क्या कह देते हैं हम लोग नेशनल इनकम। ठीक है, ये थी एक बेसिक सी डेफिनेशन। अब कहता है इस गुड्स और सर्विसेज में जो प्रोड्यूस की गई हैं, यहां पर 2 कंडीशन है इसके लिए। वो 2 कंडीशन कौन कौन सी हैं, मैं वो आपको दिखा देता हूं बच्चे। देखो, सबसे पहली कंडीशन है ये वाली कंडीशन, जिसमें आपको दिखाता हूं बच्चों, देखना कि पहली कंडीशन, इट इंक्लूड पेमेंट मेड टू ऑल रिसोर्सेज ईदर इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। यहां पर वो सब रिसोर्सेज हैं जिनकी हम लोग पेमेंट करते हैं, क्योंकि जो पेमेंट करते हैं वो किसी और के लिए क्या बनती है, इनकम बनती है। ठीक है भाई, मैं स्कूल में काम करता हूं, स्कूल में अपनी सेवाएं देता हूं, पढ़ाई की सेवाएं देता हूं, स्कूल वाले मुझे पे करते हैं, वो मेरे लिए क्या बनेगी, मेरी इनकम बनेगी। कि भाई यहां पर वेजेस इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, यहां पर इंटरेस्ट इंक्लूड किया जाता है, यहां पर रेंट इंक्लूड किया जाता है, यहां पर प्रॉफिट इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, और ये सब जो हमें पेमेंट मिलती है प्रोड्यूसर की तरफ से, ये क्या होती है, फैक्टर पेमेंट होती है। ठीक है, और फैक्टर पेमेंट किस चीज के बदले में मिलती है, फैक्टर सर्विसेज के बदले में। तो इनको हम लोग क्या कह सकते हैं, इनको हम कह सकते हैं कि ये हमारी क्या है, ये फैक्टर इनकम। मतलब क्या, कि नेशनल इनकम में एक तो सिर्फ फैक्टर इनकम इंक्लूड की जाएगी। कौन सी इनकम बच्चे, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम कौन कौन सी, जो हमें वेजेस के रूप में मिली है, जो हमें रेंट के रूप में मिली है, जो हमें इंटरेस्ट के रूप में मिली है, और जो हमें प्रॉफिट के रूप में मिली है बच्चे। ठीक है, तो ये सब इंक्लूड की जाएंगी। आगे कहता है और क्या इंक्लूड किया जाएगा इसके अंदर, आगे वही इंक्लूड करा जाएगा इसके अंदर कि नेशनल इनकम इंक्लूड्स इनकम ओनली फ्रॉम नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ द कंट्री, के जो नेशनल इनकम इंक्लूड करेंगे ना हम लोग, सिर्फ उन लोगों की करेंगे जो भारत के आम नागरिक हैं, नॉर्मल रेजिडेंस है। 2 चीजें यहां पर बात कर ली गई, एक तो फैक्टर इनकम, पहले पॉइंट में क्या बात की गई कि सिर्फ क्या कैलकुलेट होगी,
फैक्टर इनकम कैलकुलेट होगी, और फैक्टर इनकम सिर्फ किसकी कैलकुलेट होगी, जो देश के आम नागरिक हैं, जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, उनकी इनकम कैलकुलेट होगी। तो ये दो बेसिक कंसेप्ट हैं जिनको अपने दिमाग में चिपका लो, बिठा लो, बिल्कुल फेविकोल से चिपका लो, फेविकोल से कुछ और अच्छा है तो उससे चिपका लो बच्चे, ठीक है। तो इनको बड़े ध्यान से आप लोग याद रखना कि ये चीजें कौन कौन सी है हमारे पास, ठीक है बच्चे। आगे कहता है, देखो अब हम डिस्कस करेंगे वो दो पॉइंट जो हम लोगों ने बात की थी, एक तो फैक्टर इनकम और एक नॉर्मल रेजिडेंस। जो पहला पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं हम लोग कि फैक्टर इनकम क्या होती है। देखो भाई, फैक्टर इनकम को आप लोग देखना पहले पॉइंट में कि फैक्टर इनकम अदर देन द ट्रांसफर इनकम, के हम लोगों ने वर्ड तो सुन लिया फैक्टर इनकम, अदर देन द ट्रांसफर इनकम, मतलब फैक्टर इनकम के अंदर एक और इनकम आती है जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, ट्रांसफर इनकम कहते हैं। पर यहां पर सिर्फ फैक्टर इनकम इंक्लूड होगी, ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होगी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर फैक्टर इनकम तो आप लोगों ने मुझे बता दिया, आपने ये ट्रांसफर इनकम कौन सी है, तो वो सुनना बच्चे। कहता है फैक्टर इनकम आर द पेमेंट मेड बाय प्रोड्यूसर्स टू हाउस होल्ड फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज, के फैक्टर इनकम वो इनकम है, ट्रांसफर इनकम को छोड़ के फैक्टर सिर्फ फैक्टर इनकम जो प्रोड्यूसर पे करता है किसको, हाउस होल्ड को, किसके बदले में, फैक्टर सर्विसेज के बदले में। प्रोड्यूसर की तरफ से वो क्या होगी, फैक्टर पेमेंट होगी, ठीक है, किसके बदले में हुई, फैक्टर सर्विसेज के बदले में हुई, और हाउस होल्ड को क्या मिला, फैक्टर इनकम मिल गई। ट्रांसफर इनकम यहां पर इंक्लूड नहीं है। मैं तीसरी बार इस टर्म को रिपीट कर रहा हूं कि सिर्फ फैक्टर इनकम इंक्लूड होगी, ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होगी। आपका क्वेश्चन था कि सर ट्रांसफर इनकम कौन सी इनकम हुई, आप वो सुनना। कहता है कि जो हाउस होल्ड होते हैं ना हमारे, आर कॉल्ड एज द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड को हम लोग कहते हैं कि ये मालिक हैं। मालिक किस चीज के हैं, ये मालिक हैं जो कारण बनते हैं प्रोडक्शन के। भाई अब देखो, मेरा परिवार है, मैं हूं, मेरे आसपास है, मेरा भाईचारा है सारे, अगर वो कहीं काम ही नहीं करेंगे, वो अपनी जमीन नहीं देंगे, जमीन नहीं देंगे तो कहीं पे फैक्ट्री लग पाएगी बच्चे, नहीं लग पाएगी। अगर वो लेबर के रूप में या एम्प्लॉय के रूप में काम नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो कुछ प्रोडक्शन हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। वो पैसा नहीं लगाएंगे तो क्या कुछ प्रोडक्शन हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। अगर वो अपना आइडिया, अब जो प्रोड्यूसर होते हैं, मालिक होते हैं, वो भी तो आम इंसान ही होते हैं भाई, या कोई कौन सा वो मंगल ग्रह से उतर के आते हैं, नहीं, वो भी आम इंसान होते हैं। तो अगर ये चारों नहीं होंगे तो क्या प्रोडक्शन का प्रोसेस पूरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मतलब यही तो असल मालिक हैं उस प्रोडक्शन प्रोसेस के, है ना बच्चों, उस प्रोडक्शन प्रोसेस के ये असल मालिक हैं। तो मतलब क्या यहां पर कि दीज आर आल्सो कॉल्ड एज द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मालिक हैं ये। फैक्टर मतलब जो पॉइंट बनते हैं किस चीज के, प्रोडक्शन के। मालिक कौन है बच्चे यहां पर, हाउस होल्ड मालिक है, क्योंकि जितने भी हम लोग बात करते हैं ना, ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सब को हम लोग एक ही नाम दे देते हैं, वो नाम कौन सा है, हाउस होल्ड। ठीक है, इतना क्लियर है सबको, ठीक है भाई। अब आपका एक असल क्वेश्चन आता है कि देखो, कहता है फैक्टर इनकम आल्सो कॉल्ड एज द अर्नड इनकम। फैक्टर इनकम को हम लोग अर्नड इनकम भी कह देते हैं। अब ये अर्नड इनकम कौन सी होती है, ये अर्नड इनकम वो इनकम होती है बच्चे जो खुद की मेहनत से कमाई जाए, खुद की मेहनत से कमाई जाए। मेहनत कौन सी, जो मेरी जमीन थी भाई, मेरी जमीन थी, मैं उसका मालिक हूं, मैंने किराए पे दिया उसको, मैंने उसको रेंट पे दिया है, मेरी मेहनत और मेरी जमीन है भाई। वो वाली इनकम जो मैंने कहीं पर लेबर के रूप में काम किया है, मैंने कहीं अपना आइडिया दिया है, मैंने कहीं पैसे लगाए हैं, मेरी अर्न इनकम है ना मेरी, वो मैंने अपनी मेहनत से कमाई है। तो फैक्टर इनकम को हम लोग क्या भी कह देते हैं, अर्न इनकम भी कह देते हैं। यहां पर आपका क्वेश्चन डिस्कस होगा कि सर वो ट्रांसफर इनकम कौन सी इनकम हुई। देखो, कहता है ट्रांसफर इनकम आल्सो कॉल्ड एज द अनअर्न्ड इनकम, एक ऐसी इनकम जिसको हमने कमाया ना हो पर हमें वो मिल गई हो। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो भाई ऐसी इनकम कौन कौन सी हो सकती है, ऐसी इनकम हमें किसी से कोई हेल्प मिली हो, किसी ने आके मेरी मदद कर दी, क्या मैंने वो मदद कमाई है बच्चे, नहीं कमाई मैंने, ठीक है। किसी ने आके मुझे डोनेशन दे दिया, क्या मैंने वो अपनी मेहनत से डोनेशन लिया है, नहीं। किसी ने आके मुझे चैरिटी दे दी, चैरिटी मतलब मुझे दान दे दिया, क्या मैंने वो कमाया है, नहीं, पर इनकम तो हुई है। ये सब चीजें
जो बिना कमाए मिले उन सबको हम लोग कह देते हैं, दो नाम है, ट्रांसफर इनकम भी कह देते हैं और अनअर्न्ड इनकम भी कह देते हैं। जो फैक्टर इनकम है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, अर्न्ड इनकम कहते हैं, क्योंकि वो मैंने अपनी मेहनत से कमाई है। और जो ट्रांसफर इनकम है वो अपनी मेहनत से मैंने नहीं कमाई है। जो नेशनल इनकम होगी यहां पर हम सिर्फ इंक्लूड करेंगे किसको, जो फैक्टर इनकम होती है या फिर अर्न्ड इनकम होती है। जो ट्रांसफर इनकम होती है और अनअर्न्ड इनकम होती है उसको इंक्लूड यहां पर नहीं करेंगे। किसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे बच्चे, ठीक है। तो आपके पास ये वो पॉइंट थे। अब आप लोग पूछेंगे वो फैक्टर इनकम, देखो थोड़ा सा विजुअलाइजेशन है उसको देखना। विजुअलाइजेशन कैसा भाई, देखो फैक्टर इनकम है इनकम दैट द फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गिव्स अस लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस गिव अस। अब कहता है कि हमारे पास ये 4 एग्जाम्पल है बच्चे, आप लोग वो देखना कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। देखो सबसे पहले मेरे पास जमीन थी, हाउस होल्ड के पास जमीन होती है, ठीक है। वैसे तो पूरी दुनिया हाउस होल्ड में आती है और उसी हाउस होल्ड में से कोई प्रोड्यूसर बनता है, ठीक है। तो यही दो मेन सेक्टर डिस्कस किए जाते हैं हमारे पास, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर, सब हाउस होल्ड में आते हैं। हाउस होल्ड के पास होती है बच्चे जमीन, लैंड, वो अपनी लैंड को क्या करता है बच्चे, गिरवी देता है, लैंड को किराए पे देता है, लैंड को बदले में क्या मिलता है उसको, रेंट मिलता है। रेंट मिलेगा भाई, वो उसके लिए इनकम होगी, वो उसने कमाई है, ठीक है। आगे जो लेबर होती है, लेबर के अंदर कौन कौन है भाई, कोई किसान भी आ गया, ठीक है, कोई डॉक्टर आया है जो एम्प्लॉई है, कोई कहीं पर काम करता है एम्प्लॉई है वहाँ का, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैं भी एक एम्प्लॉई हूँ, ठीक है, मैं भी एक लेबर के रूप में, एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहा हूँ, तो मुझे भी यहाँ पर बदले में क्या मिल रहे हैं, वेजेस मिल रहे हैं, ठीक है भाई। आगे क्या, आगे आता है कैपिटल, जो अपना पैसा लगाता है। कैपिटल जिसने पैसा लगाया इंडस्ट्री के अंदर, शेयर खरीदे हैं, वो अपने मेहनत का पैसा तो लगाया है बच्चे, ठीक है। उसके अंदर क्या, देखो समझाता हूं, किसी ने कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, उसने अपने ट्रक चलवा दिए वहां पर, ठीक है आप ट्रांसपोर्ट का काम करो वहां पे, ठीक है। किसी ने कोई ट्रैक्टर है, कोई लैपटॉप है, बहुत सारे काम होते हैं, कहीं कहीं जरूरत पड़ती है। बैंकों में क्या, बैंक वालों के पास अपने सिस्टम थोड़ी होते हैं, हर कंपनी का एक टाई अप होता है, वो वहाँ सिस्टम रखते हैं, कोई कैमरे लगाता है, कोई सिक्योरिटी संभालता है, सब अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना, सबको एक दूसरे से इनकम मिलती है, ठीक है बच्चे। वहाँ पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा उसके बदले में। कहीं पर कोई एंटरप्राइजेज है, किसी का कोई आइडिया होगा भाई, ठीक है, कोई एज अ डॉक्टर, एज अ साइंटिस्ट काम कर रहा है, साइंटिस्ट ने कोई इनोवेशन की, बदले में उसको क्या मिलेंगे, प्रॉफिट्स मिलेंगे, ठीक है। रॉयल्टी नाम सुना सब आप सभी ने, रॉयल्टी मिलती है, रॉयल्टी एक प्रॉफिट का हिस्सा ही तो है, ठीक है। तो क्या बच्चे, यहां पर हमें जो एंटरप्राइजेज होंगे, एंटरप्रेन्योर होंगे, उनको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे हमारे पास, जिनके बदले में हमें फैक्टर इनकम मिलती है भाई, ठीक है। तो ये भी क्लियर है आपको। अब दूसरे पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं, वो नॉर्मल रेजिडेंस के, वो आम नागरिक, ठीक है। पहला पॉइंट तो क्लियर है सबको कि सिर्फ क्या इंक्लूड होगी, फैक्टर इनकम। उस फैक्टर इनकम में क्या इंक्लूड हो रहा है और क्या इंक्लूड नहीं हो रहा है, वो उम्मीद करता हूं कि आप सबको क्लियर हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं उस दूसरे पॉइंट की कि वो नॉर्मल रेजिडेंस कौन कौन है, वो आम नागरिक कौन कौन है भारत के, ठीक है। मैं भारत के नहीं, एक पर्टिकुलर कंट्री की बात कर रहा हूं, किसी भी कंट्री की, कौन कौन है भाई वो। सबसे पहले कहता है, आप लोग इसको देखना, हु आर द नॉर्मल रेजिडेंस। तो कहता है बच्चे देखो कि नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ द कंट्री, कहता है सबसे पहले हम लोग जानते हैं रेजिडेंस क्या होते हैं, नागरिक कौन होते हैं। कहता है अ पर्सन हु ऑर्डिनरी रेजिडेंस इन अ कंट्री एंड हुज सेंटर ऑफ इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो उस देश में रहता है और जो उसके इंटरेस्ट हैं, इंटरेस्ट कौन से, जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जो लेन देन है, खर्चा कमाई, उस देश के अंदर वो सबके सब उस देश के अंदर स्थापित हो गए, उस देश के अंदर वो आते हो सारे के सारे इंटरेस्ट। जैसे मैं इस देश का एक आम नागरिक हूँ, मैं यहीं से कमाता हूँ, यही खर्चा करता हूँ, यही रहता हूँ, तो मैं इस देश का क्या हूँ, एक रेजिडेंस हूँ, ठीक है भाई। तो ये रेजिडेंस की डेफिनेशन थी। अब बात करते हैं नॉर्मल रेजिडेंस कौन से हैं। मैंने तो यहाँ पर सिर्फ रेजिडेंस की बात की है ना, हमें अब सीखना है नॉर्मल रेजिडेंस क्या होता है। कहता है नॉर्मल रेजिडेंस कवर बोथ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर वो इंडिविजुअल भी आते हैं, वो अकेले इंसान भी आते हैं, और इंस्टीट्यूशंस
वो ऐसी संस्थाएं भी आती हैं, ऐसे भवन भी, इमारतें भी आती हैं। कौन सी इमारतें? इट इंक्लूड नेशनल एंड नॉन नेशनल रेजिडेंट्स इन द कंट्री, जो देश के नागरिक भी हैं, जो देश के अंदर रहते भी हैं और देश के बाहर भी रहते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि सर हमें तो नेशनल इनकम काउंट करनी है और हम सोचते हैं कि सिर्फ देश के जो लोग हैं उनको काउंट करेंगे, कि हमारे देश के सारे लोग भारत के लोग हैं। पर हमारे देश में तो विदेशी भी रहते हैं, कोई घूमने आया है, कोई यहाँ कोई बाहर की कंपनी है वो लगी हुई है, यहाँ पर काम करते हैं। दूसरे देशों की यहाँ पर दूतावास भी हैं, जिसको हम लोग एम्बेसी कहते हैं, फॉरेन एम्बेसी कह देते हैं ना, एम्बेसडर हैं। क्या वो हमारे देश के नागरिक थोड़ी हैं? पर तो हमें यहाँ पर वो सीखना कि नॉर्मल रेजिडेंस, ऐसे ही हमारे लोग भी बाहर रहते हैं। एनआरआई सबने सुना है ना, नॉन रेजिडेंस इंडियन, बाहर रहते हैं पर देश के नागरिक हमारे देश के हैं वो। ठीक है, तो इसको हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर नॉर्मल रेजिडेंस में वो इंडिविजुअल भी हैं और वो इंस्टीट्यूशंस भी हैं, वो संस्थान भी हैं जो एक देश के अंदर हैं या फिर देश के बाहर हैं। देश के अंदर हैं उन सबको तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, देश के अंदर कौन कौन है, देश के बाहर कौन है उनके बारे में हम लोग यहाँ पर अच्छे से बात करेंगे। तो हम लोगों को यहाँ पर बेसिक डिफरेंस देखना है कि रेजिडेंस कौन है देश के और नॉन रेजिडेंस कौन है। तो वो आप देखना। पहले रेजिडेंस की बात करते हैं कि देश के नागरिक कौन है। पहले इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज, जो भारत के लोग, हमारे देश की बात कर रहा हूं मैं, हमारे देश के लोग, भारत के लोग जो विदेशी एम्बेसीज है ना, जैसे भारत में दिल्ली के अंदर अमेरिकी दूतावास भी है, पाकिस्तान का दूतावास भी है, चाइना का भी दूतावास भी है, एम्बेसीज है यहाँ पर। वहाँ पर क्या है, उनके देश के एम्बेसडर बैठते हैं। हम लोगों को चाइना जाना है, अमेरिका जाना है, तो वो वीज़ा अलाउ करते हैं यहाँ से, वहाँ इंटरव्यू होगा वो अलाउ करेंगे। ठीक है, अब जहाँ पर वो बिल्डिंग बनी होती है ना दूतावास की, एम्बेसी की, जितना वो एक पर्टिकुलर एरिया होता है, वो जगह कहाँ पर है, वो जगह तो भारत देश के अंदर है, पर वो एम्बेसी, वो पूरा एरिया बिलोंग करता है जिस देश की वो एम्बेसी है। मान लो 120 गज में वो एम्बेसी, एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 गज में, 200 गज में, मान लो 1000 गज में वो एम्बेसी है, तो वो 1000 गज का एरिया है तो भारत देश के अंदर, पर एरिया कहाँ का माना जाएगा, वो माना जाएगा उस पर्टिकुलर कंट्री का जिस देश की वो एम्बेसी है। मतलब भारत में अमेरिका भी है, भारत में फ्रांस भी है, जिन जिन की हमारे पास एम्बेसी है, ऐसे ही हमारे देश की बाहर वाले देशों में भी है। सबको क्लियर हो रहा है ना बच्चे? ठीक है, कहता है ऐसी एम्बेसीज में जो भारत के लोग काम करते हैं। अब वहां पर सारे लोग विदेश के तो होंगे नहीं भाई, कोई पीएन होगा, कोई क्लर्क होगा, कोई माली होगा, कोई ड्राइवर होगा, कोई सिक्योरिटी वाले होंगे, कोई वैसे एम्प्लॉय होंगे, भारत के लोग होंगे भाई, भारत के हो सकते हैं, श्योरिटी नहीं है होंगे या नहीं होंगे, पर हो तो सकते हैं ना बच्चे। ऐसे लोग जो भारत के हैं और उन फॉरेन एम्बेसीज में काम करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, वो भारत के लोग कहलाएंगे, वो रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया कहलाएंगे। और नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया कौन से? फॉरेनर वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज इन अदर कंट्रीज, के दूसरे देशों में जो हमारे देश की एम्बेसी है ना, उनमें करने वाले जो विदेशी लोग काम करते हैं, वो भारत के लोग नहीं कहलाएंगे। वो एम्बेसी तो है कहाँ की, भारत की, तो वहां के लोग सारे कहाँ के होने चाहिए, भारत के होने चाहिए। पर हमारे देश में सारे लोग भारत के नहीं है, वहां पे ऐसे ही रूल वहां पर लागू होगा। वहां पर सारे लोग काम करने वाले, अगर उनकी राष्ट्रीयता भारत की है तो भारत के हैं, अगर वो विदेश के हैं पर वहां पर काम करते हैं तो वो भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। क्लियर है सबको बच्चे ये पॉइंट? सेकंड पॉइंट में कहता है इंडियंस एम्प्लॉयड इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, के जो भारत के लोग जो अंतरराष्ट्रीय संस्थान होते हैं ना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। कौन कौन से संस्थान? हमारे पास WHO है भाई, WHO क्या, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, यहां पर तो भारत के लोग काम करते हैं भाई। WHO है, IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, आगे WTA है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है भाई, हमारे पास वर्ल्ड बैंक है। यहां पर भी तो भारत के लोग काम कर सकते हैं भाई, उनकी शायद ब्रांच भारत में भी हो सकती है, होगी ना होगी भाई। तो कहता है इंडियंस एम्प्लॉयड इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो हैं तो अंतरराष्ट्रीय संस्थान, भारत के तो नहीं है, पर वहां पर काम करने वाले भारतीय, ऐसे संस्थानों में काम करने वाले सभी भारतीय क्या कहलाएंगे, वो भारत के लोग कहलाएंगे। वो उस देश के लोग वो भारत के बाहर के नहीं कहलाएंगे। ठीक है, आगे कहता है
फॉरेनर वर्किंग इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लोकेटेड इन इंडिया। अगर विदेशी लोग उन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं जो भारत में लोकेटेड है। मेरी बात समझ रहे हो ना सारे बच्चे? अब ऐसा भी तो हो सकता है भाई, वर्ल्ड बैंक की मान लो एक जो हेड ऑफिस है वो अमेरिका में है, उसकी ब्रांच भारत में भी हो सकती है, पर वो जगह भारत की तो नहीं है। उन्होंने बिल्डिंग तो यहाँ पर ले रखी है, पर रूल तो यहाँ का लागू नहीं होगा ना, रूल तो वहां का लागू होगा। अगर रूल वहां का लागू हो रहा है तो वहां के जो उसके अंदर काम करते सारे लोग बाहर के होने चाहिए। पर यहां पर एक्सेप्शन दिया गया है कि जो भारत के लोग काम करते हैं ऐसे संस्थानों के अंदर वो भारत के लोग कहलाएंगे, और जो विदेश के लोग काम करते हैं वो भारत के लोग नहीं कहलाएंगे। ठीक है, कोई जर्मनी का डायरेक्टर है, भारत में कोई संस्थान है, जर्मनी का है, फ्रांस का, अमेरिका का है, डायरेक्टर है वो, सिक्योरिटी गार्ड है वो, ठीक है, एक क्लर्क है वो, और भारत में उसकी एम्बेसी, भारत में उसका ऑफिस है, यहाँ पर काम करता है, क्या वो भारत का रेजिडेंस कहलाएगा? वो भारत का रेजिडेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, आगे कहता है भाई वो एम्बेसडर फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, भारत के दूतावास, भारत के राजदूत जो पूरी दुनिया में रहते हैं, पूरी दुनिया में काम करते हैं। भारत के राजदूत पाकिस्तान में, चाइना में, बांग्लादेश में, भूटान में, अमेरिका में, फ्रांस में, जितने भी देश हैं जिनके भारत के साथ राजनयिक संबंध हैं उनमें काम करते हैं। और वो पर्टिकुलर बिल्डिंग जहां पर वो काम करते हैं वो किस देश का हिस्सा है? वो हमारे देश का हिस्सा, जिस देश की वो एम्बेसी है, बेशक वो दूसरे देश में हो। ठीक है, मान लो हमारा ये स्कूल है आर्यबाल भारती, यहाँ पर पूरा स्कूल ये किस देश का हिस्सा है? भारत देश का हिस्सा है, पर एक कॉर्नर में एक एम्बेसी बना रखी है जो पाकिस्तान की एम्बेसी है। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं, पाकिस्तान की एम्बेसी है, वो जगह तो है हमारी, पर वो फिजिकली तो जगह हमारी है, पर वहां पर कानून किसका लागू होता है? पाकिस्तान का लागू होता है। वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं अगर भारतीय हैं तो लोग कहाँ के हैं? वो भारत के हैं। अगर विदेश के लोग हैं तो वो कहाँ के लोग हैं? वो पाकिस्तान के लोग हैं, जिस देश की वो एम्बेसी है। वो भारत के लोग नहीं कहलाएंगे, जबकि काम कहाँ कर रहे हैं? वो भारत में दूध यहाँ से लेते हैं, सब्जी यहाँ से लेते हैं, पेट्रोल यहाँ से लेते हैं, बिजली यहाँ से लेते हैं, सब इंटरेस्ट उनके यहाँ पर है, जो उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, खरीदना बेचना सब यहाँ पर है, पर फिर भी भारत के लोग नहीं है। ये कुछ एक्सेप्शन है, सारी समझ के चलना बच्चों। आगे कहता है जो विदेशों के एम्बेसडर जो भारत में काम करते हैं, हमारे देश के एम्बेसडर थे, राजदूत थे, बाहर काम करते थे, बाहर वालों के राजदूत भी तो यहाँ पर काम करते हैं बच्चे। ठीक है, लास्ट पॉइंट में कहता है कि देखना आप लोग उसको जरा, फॉरेनर लिविंग इन इंडिया मोर देन 1 ईयर, विदेशी लोग जो भारत में रहते हैं, मैं बात कर रहा हूं कि कौन लोग भारतीय कहलाएंगे, मैं भारतीय इंडियंस कहलाएंगे, वो विदेशी लोग, यहां पर कुछ विदेशी लोग को भी इंक्लूड कर रहा हूं मैं, विदेश जो इंडियंस नहीं है पर भारतीय कहलाएंगे, उनको उस साल नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा। आप लोग सोचेंगे ऐसे कौन से लोग भाई, पाकिस्तान का इंसान है पर भारत में काउंट हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो सुन लो बच्चे, वो विदेश के लोग जो 1 साल से ज्यादा, साल या साल से ज्यादा रेगुलर भारत देश में रहे हो, 1 साल या साल से ज्यादा वो भारत देश में रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? वो भारतीय कहलाएंगे। उनको नेशनल इनकम में काउंट करेंगे, पर किन को काउंट नहीं करेंगे? कोई यहां पर पढ़ने आया है, कोई यहां पर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया है, ठीक है, उनको काउंट नहीं करेंगे। और काउंट भी सिर्फ वही होंगे जो रेगुलर 1 साल या 1.5 साल यहां पर रहा हो। ये नहीं है कि 3 महीने यहां पर रहा, 2 दिन घर चला गया फिर वापस आ गया, नहीं, रेगुलर पूरा साल या 1.5 साल यहां पर रहना चाहिए, बीच में नहीं जाना चाहिए बच्चे वो। ठीक है, तो वो रेजिडेंस फॉरेनर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वो भारत के लोग कहलाएंगे, उनको हम लोग नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। और कहता है फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट्स वर्किंग इन इंडिया, विदेशी लोग जो भारत में काम करते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं। अब भारत में ऐसे लोग भी हैं जो बाहर से आके काम करते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं। फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, जो 1 साल से कम काम करते हैं। ठीक है, 3 महीने काम किया, 8 महीने काम किया, 11 महीने 29 दिन काम किया, 30 दिन का मालूम, 11 महीने 30 दिन महीने, वही 12 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 11 महीने 29 दिन काम किया, तो भी वो भारतीय नहीं कहलाएगा बच्चे। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, 1 साल तो कम से कम रेगुलर होना चाहिए। ठीक है, तो ये लोग ऐसे भारतीय नहीं कहलाएंगे बच्चे। तो ये 2 पॉइंट थे कि नेशनल इनकम में कौन कौन काउंट होगा, वो फैक्टर इनकम और नॉर्मल रेजिडेंस
भारत के वो काउंट होंगे किसके अंदर, नेशनल इनकम के अंदर बच्चे। ठीक है, तो ये आपके लिए आज का चैप्टर था, आज का टॉपिक था। आशा करता हूं आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।